नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर जिस चर्चा में आपको शामिल करेंगे, हम बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं हर आम आदमी से जुड़ा है। मामला है अनशन का। सवाल है, क्या अनशन करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा? हम इस चर्चा में बने रहेंगे। साथ होंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए। क्या अनशन से खत्म होगा भ्रष्टाचार? तो आज देश में अनशन और आंदोलनों का दौर चल चुका है। हर हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं नाखुश है, नाराज दिखता है। ऐसे में नाराज हिंदुस्तानियों का एक हथियार बना है अनशन। उनके नेतृत्व करने वाले अनशन पर बैठते हैं और सरकार सहित तमाम उन हुक्मरानों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि क्या अनशन हमारी मांग है, अनशन से आप हमारी मांगों को पूरा करो। क्या ये अनशन देश के लिए सही है? क्या भ्रष्टाचार का खात्मा होगा? चलिए देखते हैं पहले एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार देश की एक विकराल समस्या है। इस देश को खा रही है। इसलिए देश में लगातार इसके विरोध में आंदोलन हुए हैं, अनशन हुए हैं। देश में अनशन का प्रचलन भी बढ़ गया है। कोई भी समस्या हो, अपना विरोध व्यक्त करना होता है तो लोग एक ही हथियार अपना लेते हैं, अनशन। प्राचीन काल में पापों को कम करने के लिए बहुत से साधन अपनाए जाते थे। अनशन भी एक साधन था। अनशन या उपवास का धार्मिक अर्थ भी होता था। बाद में इसका धार्मिक अर्थ बदलता गया और अनशन ने राजनीतिक चोगा पहन लिया। अनशन का सबसे अच्छा उपयोग गांधी जी ने किया। इसके बाद तो ये एक ऐसा हथियार बन गया कि व्यवस्था को उखाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा। भारत एशिया का सबसे विकसित नागरिक समाज है। संसद किसी नागरिक समाज का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। लेकिन जब लोकतंत्र के देवताओं का आचरण भ्रष्ट होने लगता है तो लोग अनशन का सहारा लेते हैं। पिछले कुछ समय से देश में घोटालों की बाढ़ आ गई है और देश की जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज नाराज हिंदुस्तानी देश का नायक है और इस नाराज हिंदुस्तानी का हथियार है अनशन। सड़ी हुई व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बदबू लगातार फैलती जा रही है। इसीलिए बार बार अनशन इस देश में सामने आ रहे हैं। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के अनशनों में जन सैलाब उमड़ा है। गांधी टोपी पहनकर जब अन्ना हजारे ने अनशन किया तो भ्रष्ट व्यवस्था की बुनियादें हिलने लगी और अनशन एक बार फिर बड़ा हथियार बन गया। अब एक बार फिर अन्ना अनशन करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनशन से भ्रष्टाचार मिटेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अनशन है, साथ ही मांग है भ्रष्टाचार खत्म करो। अन्ना हजारे 2011 में अन्ना हजारे के 12 दिन के अनशन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी में अन्ना हजारे के अनशन में लाखों लोग शामिल हुए। सरकार भी डरने लगी। अन्ना हजारे 1980 से अनशन करते आ रहे हैं। वे 5 बार 10 दिन या उससे भी ज्यादा तक अनशन कर चुके हैं। अब तक अन्ना हजारे की बात करें तो 16 अनशन अन्ना हजारे कर चुके हैं। लेकिन सवाल कायम है, क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरोध में और लोकपाल बिल के समर्थन में एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। 2011 में हुआ उनका अनशन सबसे सफल अनशन रहा। वे 5 बार 10 दिन या उससे ज्यादा अवधि तक अनशन भी कर चुके हैं।
हजारे वर्ष 1980 से अनशन कर रहे हैं। वे अब तक कुल 16 बार अनशन कर चुके हैं। उनके अधिकतर अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहे हैं। गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे का पहला अनशन 1980 में अहमदनगर में हुआ था। उन्होंने श्री संत निकोलबाई विद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन जिला परिषद ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके विरोध में हजारे ने एक दिन का अनशन किया और प्रशासन ने उनके स्कूल को मान्यता दे दी। अन्ना हजारे का दूसरा अनशन जून 1983 में महज 2 दिन का रहा। उन्होंने यह अनशन अपने गांव रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में किया। हजारे ने गांव की योजनाओं के प्रति प्रशासन के भेदभाव के विरोध में यह अनशन किया था। अन्ना हजारे ने तीसरा अनशन फरवरी 1989 में किसानों की सब्सिडी के मुद्दे पर किया। हजारे खेती में नए प्रयोग के लिए किसानों की सिंचाई सुविधाओं में सब्सिडी चाहते थे। नवंबर 1989 में हजारे ने एक बार फिर अनशन किया। इस बार उनकी मांग किसानों के लिए बिजली आपूर्ति को लेकर थी। मई 1994 में हजारे ने आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर समाधि के समक्ष 6 दिन अनशन किया। यह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर था। हजारे ने वन और पर्यावरण विभाग के 17 अधिकारियों के खिलाफ गड़बड़ियों के आरोपों की जांच को लेकर यह अनशन किया था। नवंबर 1996 में हजारे ने भ्रष्टाचार के आरोपी महाराष्ट्र के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनशन शुरू किया, जो लोकपाल के मुद्दे पर हुए अनशन की तरह 12 दिन चला था। मई 1997 में अपने ही ट्रस्ट के खिलाफ लगे आरोपों की जांच को लेकर हजारे ने अपने गांव में अनशन किया, जो 10 दिन चला। अगस्त 1999 में हजारे ने 10 दिन का अनशन किया। यह अनशन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के विरोध में था। अगस्त 2003 में हजारे ने मुंबई के आजाद मैदान पर 9 दिन का अनशन किया। यह अनशन भी मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर था। हजारे के निशाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 तत्कालीन मंत्री थे। सरकार ने पीवी सावंत आयोग का गठन किया। अगस्त 2006 में हजारे ने सरकारी अधिकारियों की फाइल नोटिंग को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के लिए कानून में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ 11 दिन अनशन किया। हजारे ने उनकी हत्या करने की कथित तौर पर साजिश रचने वाले कांग्रेस नेता पद्म सिंह पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अक्टूबर 2009 में 9 दिन का अनशन किया। इसी तरह हजारे ने मार्च 2010 में सहकारिता घोटाले की जांच की मांग को लेकर 5 दिन का अनशन किया। इसके बाद अप्रैल 2011 में उन्होंने महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिल्ली में लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर 5 दिन अनशन किया। सरकार ने उनकी मांगे मानते हुए संयुक्त मसौदा समिति का गठन किया। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार अनशन करते आए हैं, जनता को जगाते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धि से दिल्ली तक का सफर किया, कई आंदोलन, कई छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी और अब देश की सबसे बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जारी है। उन्होंने अनशन भी किया। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से अन्ना हजारे की एक मिसाल हम ले सकते हैं, उन्होंने छोटी जंग तो जीती, रालेगण सिद्धि में अनशन किए, लेकिन देश की बड़ी जंग है, उसके लिए अभी भी लड़ाई जारी है। क्या कहेंगे आप? अश्विनी, यहाँ मुद्दा बड़ा उठाया गया है कि क्या अनशन के माध्यम से हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं, क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, क्या अनशन ऐसा माध्यम बन सकता है कि जो हमारे देश में परावर्तन की और परिवर्तन की एक आंधी को खड़ा कर सकता है। अश्विनी, हम जानते हैं कि हम आस्थावान, देश के आस्थावान लोग हैं जी,
और जब हम अपने व्रत उपवासों से भगवान को बदल सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं, तो देश, आम आदमी और प्रधानमंत्री और सरकार तो क्या चीज़ है जो नहीं माने। कुल मिलाकर अनशन में वो ताकत है, इस देश ने पहचानी है, इस देश की संस्कृति ने पहचानी है। और हम जानते हैं कि किस तरह से सत्यवान को सावित्री यमराज से खींच लाई केवल अनशन के दम पर। तो हमने उस चीज को देखा है, हमारे पुराणों में, इतिहासों में पूरा वर्णन है कि अनशन की क्या ताकत है, अनशन से किस तरह से प्रकृति भी अपने नियम को परिवर्तित कर देती है। तो क्यों नहीं हमें विश्वास है कि हम अनशन के माध्यम से पूरे देश में परिवर्तन कर सकते हैं। निश्चित तौर पे एक और बात बड़ी है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सारी बात उठती थी, लोग शहादत की ओर आगे बढ़ रहे थे और लोग शहादत के लिए तत्पर रहते थे अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद एक बड़ी बात उठी कि देश के लिए मरने से ज़्यादा देश के लिए जीना ज़्यादा दुष्कर है। देश के लिए जीना वही है अनशन करके देश में परिवर्तन करना, जो अन्ना हजारे कर रहे हैं। देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने, और ये अनशन एक वो माध्यम है जो देश में परिवर्तन की लहर को जगा सकता है। केवल हम लोगों का विश्वास, क्योंकि लड़ाई लंबी होती है, ये हमने आज अनशन किया और कल रिजल्ट मिल जाए ऐसी बात नहीं होती, केवल हमारे विश्वास की बात है। जब विश्वास के दम पर सावित्री सत्यवान को जिंदा कर सकती है, तो देश की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हम अनशन के द्वारा हल नहीं कर सकते। प्रताप जी, आपने जिक्र किया सत्यवान और सावित्री का। उन्होंने भी यमराज से जीतने के लिए, सत्यवान को जीतने के लिए सावित्री ने लंबा अनशन किया, अन्ना हजारे भी कर रहे हैं। लेकिन ये देवताओं की बात है, आज के दौर में राजनेताओं की तुलना दानवों से की जाती, क्या दानव कर पाएंगे कुछ? देखो, जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो देवताओं से ज़्यादा सरल हृदय दानव होते थे जी। तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि दानव और देवताओं के बीच की जो मनुष्य जाति है वो निश्चित तौर पे देवताओं से ज़्यादा सेंसिटिव होगी। और जिस तरह से बहुत भयंकर तपस्या के बाद देवता रीझते थे, उतनी बड़ी भयंकर तपस्या की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर में अनशन है क्या। जी। अनशन वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक विचार को जनमानस तक पहुंचाते हैं, हम एक विचार के प्रवाह को आम आदमी तक पहुंचाते हैं, हम एक विचार को सुदृढ़ करते हैं। ये एक विचार को हाईलाइट करने का और आम आदमी तक पहुंचाने का माध्यम है। यदि विचार आम आदमी के दिलों और दिमाग में उतर जाता है तो ऐसी कौन सी ताकत है लोकतंत्र में जो परावर्तन नहीं कर सके, परिवर्तन नहीं कर सके, देवताओं को नहीं ले जा सके। देवता तो क्या, सरकारों को झुकने को हमने देखा है कि मजबूर होना पड़ा है। और अनशन का प्रयोग केवल हमारे देश में ही नहीं हुआ है, अब तमाम दुनिया देख रही है अनशन के असर को। अमेरिका से लेकर और जापान तक अनशन के असर को अब देख रही है कि अनशन के असर से किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। हमने देखा है हमारे पड़ोस में म्यांमार में किस तरह से परिवर्तन आया, जतानाशाही से लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। हमने देखा है कि दूसरे देशों में भी, इजिप्ट में किस तरह से हुआ, लेबनान में किस तरह से हुआ। हमने बाकी दूसरे देशों में देखा है कि जब जनता जगती है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं और बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। और अनशन वो माध्यम है, जनता को जगाने का वो माध्यम है, वो साधन है। तो इसलिए अनशन एक बहुत असरकारी अस्त्र है लोकतंत्र में। बिल्कुल प्रताप जी, अनशन असर करता है, कहीं ना कहीं कारगर है। लेकिन एक अनशन नॉर्थ ईस्ट में जारी है। इरोम शर्मिला नाम की एक महिला है जो अरसे से अनशन कर रही है। चर्चा को जारी रखेंगे, पहले लेंगे एक ब्रेक।